एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। और एक्शन इसलिए क्योंकि संकेत है सुस्ती के, लेकिन भारतीय बाजार रहेंगे चुस्त दुरुस्त। क्या होंगे लेवल्स, कैसी रहेगी रेंज और कहां मिलेंगे मौके, इन सब पर रहेगा खास फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन आने वाला है आज के दिन। कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर नजर रखनी पड़ेगी और किस तरह से आप इस बाजार में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इस पर भी अनिल जी से चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? अमेरिकी बाजारों में हल्की कमजोरी रही, लेकिन अगर जिन लेवल्स का भारतीय बाजार कल 3:30 बजे बंद हुए, जब उस समय जो लेवल्स थे डाउ फ्यूचर्स के वो 200 सवा 200 पॉइंट मजबूती के थे, उसके मुकाबले में 60 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। और अमेरिका में कमोबेश दीप वैसा ही सेशन दिखा जैसा भारतीय बाजारों में था। थोड़ी मजबूती, फिर कमजोरी और फिर निचले स्तरों से रिकवरी। तो एग्जैक्टली भारतीय बाजारों का मिरर सेशन। हाँ, ये जरूर है कि बस डाउ लाल निशान में बंद हुआ 60 अंकों की, लेकिन इतने दिनों की तेजी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 3 दिनों की तेजी के बाद अगर हल्की 50-60 पॉइंट की कमजोरी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमजोरी के साथ साथ सुस्ती भी है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, कहीं कुछ करने के मूड में नजर आ नहीं रहे, और वैसे ही हाल बाकी एशियाई बाजारों का है। हांगकांग मुश्किल से 30-35 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आज की एक बड़ी खबर जो दोपहिया वाहन, टू व्हीलर्स और उससे जुड़ी हुई ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए, वित्त मंत्री ने टू व्हीलर्स पर जीएसटी घटाने के संकेत दिए। कल होने वाली है जीएसटी की अहम बैठक काउंसिल की, और उस पर बातचीत और चर्चा होगी। फैसला हो ना हो कल ये जरूरी नहीं, लेकिन अब ये सरकार के रडार पर ये मामला आ गया, और ऐसे में टू व्हीलर्स पर जीएसटी घटाना ये जाहिर सी बात है कि ऑटो कंपनियों के लिए राहत की बात है, और इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, और स्पेशली रूरल इकोनॉमी जो मजबूत है वहां से टू व्हीलर्स की डिमांड दमदार आती है। और लॉकडाउन के बाद जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें हैं तो शायद लोग ज्यादा टू व्हीलर्स खरीद कर उनसे ट्रैवल करना चाहते हैं। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखते हैं सुनवाई फाइनल होकर कोई फैसला आता है या और वक्त लगता है। सोना चांदी कमजोर है, लगातार 5 दिनों से अपने उछल कर आया है, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी में तूफान की जो आशंका है उसके चलते। लेकिन सोना चांदी 5 दिनों से कमजोर होकर बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। 51,000 के आसपास पहुंचता हुआ सोना। तो ये है आज के सारे ट्रिगर्स दीप। बिल्कुल, तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर नजर रखते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो जीएसटी पर शायद टू व्हीलर्स पर कटौती के जो संकेत आए हैं, उस पर बजाज ऑटो की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी आज 11:15 बजे, तो वहां पर भी एक खास चर्चा करेंगे। तो सर, आज के जो संकेत दिख रहे हैं उस पर जो कल एक्शन हुआ वो कैसे देख रहे हैं? एक्सपायरी से 2 दिन पहले स्ट्रॉन्ग क्यूज के बीच थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है, इसको किस तरह से रीड करना चाहिए, और इससे जो आज के सेशन के जो संकेत मिलते हैं वो किस तरह के दिखते हैं? देखिए, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले अगर आपके पास सुस्ती के संकेत है तो एक चीज मानकर चलिए कि बाजार सुस्त रहेंगे नहीं, बाजार चुस्त तो होंगे। अब ये चुस्ती कहां और किस लेवल से आती है दीप, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल बाजार ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग संकेत दिया, और वो ये कि बाजार जो ट्रेंडिंग मार्केट थे उस ट्रेंडिंग मार्केट में कल पहली बार ऐसा मिला कि कॉन्ट्रा ट्रेड करके भी पैसा बन सकता है। ये कल पहला संकेत था, नहीं तो आमतौर पर एक ही संकेत है आपके लिए कि खरीदते चलें। तो कल पहला छोटा ही आया, लेकिन पहला संकेत आया, और उस कल के संकेत को मैं आगे लेकर इस तरह से पढ़ रहा हूं कि हो सकता है आज भी आपको उसी तरह का ट्रेड और ट्रेंड देखने को मिले कि आपको ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी होती हुई दिखे। मुझे लगता है बड़े एक्शन के लिए बाजार शायद कल का इंतजार करेंगे, एक्सपायरी के दिन। तो कल आज का सेशन छोटी रेंज में लेकिन दोनों तरफ के ट्रेड के साथ हो सकता है, और उस लिहाज से आपको आज तुरंत कूदने के बजाय शायद एक्शन के लिए इंतजार करना ठीक रहेगा। अपने लेवल का इंतजार करें, लेवल आने के बाद करें शुरुआत और तैयारी। ये आपके लिए सबसे बढ़िया चीज होगी। पेशेंस, आज पेशेंस रखना ठीक रहेगा। अगर उसके बावजूद अगर प्री ओपनिंग सेशन में ऐसा लगा कि जिन लेवल से बाजार खुल रहे हैं वहां पर कूदते ही ट्रेड ले लेना चाहिए, तो हम वो जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है दीप कि दोनों तरफ के मौके बनेंगे आज बाजार में। देखते हैं क्या कुछ होता है। और अगर आप दोनों तरह के मौके नहीं ले पाते हैं
तो फिर एक सिंपल फॉर्मूला रखें, अपने लेवल्स पर आने दें और खरीदारी का ध्यान रखें। बेचने का काम सिर्फ और सिर्फ स्किल ट्रेडर्स का है, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना जानते हैं और छोटे मुनाफे में घूमना जानते हैं। नहीं तो अगर आपने प्रिसाइजली लेवल पर एंट्री और एग्जिट नहीं किए तो पैसा बनाना आपके लिए शॉर्ट में मुश्किल है, और वैसे भी शॉर्ट्स काफ़ी हैं ही। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि आप इंतज़ार करें सही लेवल पर आने का। हो सकता है बाजार आज आपको एक अच्छा मौका दे जहां पर आपको एंट्री करने का मौका मिले निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वो आप ध्यान में रखिए। तो पहली चीज़ तो ये इंडेक्स पर होगी। दूसरी चीज़ छोड़ दीजिए, अगर इंडेक्स में आपको क्लैरिटी नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि सुस्ती निफ्टी 25-50 पॉइंट की रेंज में अगर ट्रेड करता हुआ दिखे तो आप क्या कर लेंगे? एकदम परफेक्ट लेवल पे एंट्री और एग्जिट करें तो 30-40 पॉइंट मुश्किल से बनते हैं। तो अगर वैसा ना हो पाए तो आपके लिए मौका दूसरा कैश के स्टॉक्स में ज़बरदस्त है, मिड कैप्स में ज़बरदस्त है, और मुझे नहीं लगता वहाँ पर किसी तरह की कोई अभी भी ट्रेंड में बदलाव है। तो आपका फोकस पूरा क्लियरली मिड कैप्स पर होना चाहिए दीप। ये दूसरा काम आप कर सकते हैं। तो मैं आज जो ट्रेडिंग सेशन को देख रहा हूँ, मैं इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स को देख रहा हूँ, और मुझे लगता है स्टॉक्स में मुझे आज भी भरपूर मौके मिलेंगे। जी दीप। बिल्कुल, स्टॉक्स में तो भरपूर मौके मिलेंगे, स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक तेजी चल रही है। पर सर अगर बैंक्स की बात करें तो वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। लगातार 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। कल भी अच्छी पार्टिसिपेशन रही, बड़े नामों में हमने डिलीवरी बाइंग भी देखी। बैंक्स का एक्शन कैसे देखना चाहिए सर? और ये जो 23,200 पर एक रेजिस्टेंस आती हुई दिखी है, क्या ये क्रॉस कर सकता है बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक? दीप 23 जुलाई के आसपास हमने बैंक निफ्टी में 23,212 का हाई बनाया था। कल लगभग वहीं पर पहुंचे 23,180, और उस दिन की जो क्लोजिंग थी वो 23,072 के आसपास की थी, 22-23 जुलाई की डेट की, और कल की क्लोजिंग थी 23,092 की। तो 23,000 के आसपास का जो लेवल है वो एक जो टारगेट था, आपको याद होगा निफ्टी ने 11,341 का हाई बनाया था और उसके बाद करेक्शन हुआ था। बैंक निफ्टी ने तब 23,212 का हाई बनाया था और करेक्शन हुआ था। अब बैंक निफ्टी तो अपने 11,341 के लेवल से ऊपर निकल चुका है और अच्छा खासा निकल चुका है। 11,525 का हाई बना दिया, मतलब वहां से 200 पॉइंट करीबन 2% की आउट परफॉर्मेंस हो गई। लेकिन बैंक निफ्टी की वो आउट परफॉर्मेंस बाकी है। भले ही हमें पिछले 3 दिनों से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी मजबूत है, लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रॉडर ट्रेंड देखेंगे, कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखेंगे, 3 से 4 हफ्तों का, तो अभी भी बैंक निफ्टी में 2% की अंडर परफॉर्मेंस बाकी है। यानी कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी करीबन 2% कम परफॉर्म करता हुआ दिखा है। तो मेरा ये समझना है बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी। और कल के सेशन के डेटा आप देखिए, बैंक निफ्टी में कुछ अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स में डिलीवरी मार्क हुई है, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी होती हुई दिखी है। तो अब जो बाकी स्टॉक्स निफ्टी को सहारा देकर ऊपर लेकर जाते हुए दिख रहे थे, उसके बजाय अब निफ्टी बैंकिंग शेयरों पर ज़्यादा भरोसा करता हुआ दिख रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्वालिटी को लेकर तो कभी कोई संदेह है नहीं। और ऐसे में अगर वहाँ पर आपके लिए, और देखिए आपको हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 2% की अंडर परफॉर्मेंस क्या होती है, लेकिन समझिए अगर कोई फंड है और अगर फंड के लिए 2% की अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस बड़े मायने रखती है दीप। और इसीलिए मुझे लगता है कि बैंकिंग शेयरों की आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि गिरने में ये कम रहेंगे और बढ़ने में ज़्यादा रहेंगे। हाँ, एक आध दिन का करेक्शन ऐसा हो सकता है, फर्ज करें, मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन फर्ज करें कि आज करेक्शन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि 3 दिनों से बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ा है तो थोड़ा ज़्यादा गिर जाए। बट अगर आप थोड़ा सा 2-3 दिनों का ट्रेंड देखेंगे और उस ट्रेंड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक बात बिल्कुल पक्के से समझ में आएगी कि बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा करना चाहता है। अपनी जो पीछे रह गया उसको थोड़ी सी रेस, अपनी स्पीड बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश है। तो तेजी में बैंक निफ्टी डेफिनेटली अब यहाँ से थोड़ा और लीड करने की कोशिश करेगा और इवेंचुअल टारगेट फिर एक बार 23,425, 23,525 के बनते हैं। अगर 23,200 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिक गया तो 23,425, 23,525 तक के टारगेट के लिए कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो देखते हैं कि वो 23,200 का फिगर फाइनली क्रॉस करके बैंक निफ्टी और लीडरशिप दिखा सकता है कि नहीं, बट सेटअप जरूर वहां पर अच्छा दिख रहा है। अच्छा सर, सेटअप की तो बात करेंगे ही, पर रोज हम फैक्ट्स और फिगर से डील करते हैं और आंकड़ों की बात करें तो आज आपका एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है 11 बजे आंकड़ों के जादूगर के साथ। जरा इसके बारे में कुछ बताइए सर।
दीप, आज सुबह मैं उठाऊं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं आज इसी बात को लेकर हूँ। नहीं तो अदरवाइज होता ही है कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार का मूड माहौल आप जो देखना करना चाहते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन आज हम 11 बजे एक बेहद खास मेहमान से बातचीत करना चाहते हैं, वो आप सबको देखना सुनना ज़रूर चाहिए, और उनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। और ऐसा समझा जाता है कैलकुलेशन के मामले में ये दुनिया में सबसे तेज इंसान का दर्जा ले चुके हैं। क्योंकि पहले अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो बड़ी सुपरहिट पिक्चर आई है शकुंतला देवी, पहले शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता था। बताया जाता है कि नीलकंठ भानु प्रकाश जो है वो उनसे भी ज़्यादा तेज कैलकुलेशन करने में माहिर है। तो बेहद इंटरेस्टिंग मैं उनसे बातचीत करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी अपने ध्यान में रखे हैं। आप भी अगर उनसे किसी तरह की कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ट्वीट कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी 1 लाख कब हो जाएगा? अच्छा है ना सवाल। कैलकुलेशन के मास्टर हैं, आंकड़ों के जादूगर हैं, उनसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, पूछेंगे, इंस्पायर होंगे। ऐसे लोगों से इंस्पायर होना ज़रूरी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स को उतारा है, किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन सीखी है, हम या हमारे आने वाली जनरेशन उनसे क्या कुछ सीख सकती है। तो बहुत कुछ सुनने, समझने और सीखने को हमें मिलेगा भानु प्रकाश से। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। 11 बजे मेरे साथ वो लाइव होंगे और ये शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, क्वालिटी कंटेंट देखना और समझना, इसके लिए भी एक क्लास चाहिए, और वो क्लास जी बिजनेस के व्यूअर्स की है। तो अच्छी चीज़ देखिए जो ज़िंदगी में काम आए। बाकी तो चलता रहेगा, खरीदना बेचना तो लाइफ लॉन्ग है। हर रोज़ 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बंद होता है, करते रहेंगे, चलता रहेगा। कभी खरीदने बेचने के बाहर की ज़िंदगी भी झांकने की कोशिश करें, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। सीखेंगे उनसे किस तरह से हम भी और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और हमारे बच्चों को बना सकते हैं। तो लेसन ऑफ लाइफ मिस मत करिएगा 11 बजे। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे और एक और चीज़ पे मैं एक्साइटेड हूँ, राकेश शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अरे बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त इंसान है और गहरी पकड़ है उनकी ऑटो इंडस्ट्री पर। और जो जीएसटी काउंसिल की बैठक कल होने वाली है, जिसमें अब चर्चाएँ ये हो रही है कि क्या जीएसटी की दरें 2 व्हीलर्स पर कम की जाए, उस पर विस्तार से उनसे इंडस्ट्री का आउटलुक लेंगे। तो ये 2 बेहतरीन इंटरव्यू है, वो आज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, मजा आएगा। 2 बेहतरीन इंटरव्यूज लाइंड अप हैं। एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है हमारे लिए और आपके लिए एक खास पेशकश आएगी। 11:15 बजे शर्मा साहब मिलेंगे और फिर 11 बजे आंकड़ों के जादूगर अनिल सिंघवी की खास कॉन्वर्जेशन भी होगी। तो इसके इंतजार करते हैं सर, पर मार्केट्स की चर्चा करते हैं। बताइए सर, आज का सेटअप कैसे दिख रहा है जिस तरह से सारे क्यूज आ रहे हैं? आज के संकेत ग्लोबल मैंने न्यूट्रल लिखे हैं दीप। न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर मान लीजिए, बड़े दिनों बाद न्यूट्रल लिखा है। एफआईज के पॉजिटिव है, लेकिन डीआईज के बड़े दिनों बाद मैंने नेगेटिव से न्यूट्रल किए हैं, तो यहाँ बराबर हो गया मामला एकदम, ठीक है ना। उसके बाद एफएनओ के न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। परफेक्ट, ओके। अब आइए निफ्टी की रेंज। कल सपोर्ट रेंज जो थी कल दी वही दी। आप देखिए कल 11,350 11,425 आपको सपोर्ट रेंज दी थी दीप, राइट। एग्जैक्टली 11,423 से मार्केट घुमा है। लेवल का मजा ही अलग है, जो है ना निकल कर आता है ना अंदर से, वो एकदम परफेक्ट है। 11,423 का ही लो बनाया। कल भी यही रेंज थी, आज भी यही रेंज है 11,350 11,425। और इस रेंज में अगर आता है निफ्टी तो आपको खरीदना ही है, डरना नहीं है, खरीदना ही है। 11,500 11,535 हायर रेंज है, कल भी यही दी थी। 11,525 से घूमा, मैंने जानबूझ के 10 पॉइंट एक्स्ट्रा रखे थे। अगर आज भी वही रेंज है, अगर उसको पार किया तो 11,625 11,675 फिर कल तक के टारगेट है। याद रखिएगा, देखिए बहुत ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लाइन है सारे ट्रेडर्स के लिए। 11,500 11,535 या ज़्यादा से ज़्यादा 11,550 पकड़ लें। ये 50 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है, रुकावट की जगह है। इसे पार कर लिया तो आपको एक्सपायरी यानी कल के सेशन में 11,625 11,675 तक की तैयारी हो जाएगी। अगर वहाँ से बढ़े तो मार्केट बढ़ेगा नहीं, फटेगा। ये नोट कर लीजिए, बढ़ेगा नहीं, फटेगा। फिर 11,625 11,675 का मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ से करीबन 150 से 250 पॉइंट की तेजी और बन सकती है अगर आप 11,500 11,550 की बाधा को पार कर लेते हैं। तो आज के लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 22,800 22,900 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर है इंट्राडे के लिए। वैसे टूटना नहीं चाहिए, सेफर साइड पर एक्सपायरी के वक्त पे है।
हमेशा नीचे की रेंज हैंडी होनी चाहिए आपके पास। 22,450, 22,650 ये 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर पक्का खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। ऊपर 23,175, 23,225। अब आप कहेंगे 23,180 का तो हाई कल ही बनाया है और हम वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 100 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, लेकिन एक बार की ये हल्की रुकावट का लेवल है 23,175, 23,225। अगर इसे पार किया तो फिर एक्सपायरी आपको 23,425, 23,525 एक्सपायरी हो ना हो, लेकिन उन लेवल तक एक बार बैंक निफ्टी वहाँ चला जाएगा 23,425, 23,525। ठीक उसी तरह से जैसे 11,625, 11,675 तक निफ्टी के जाने की तैयारी हो सकती है। तो ये दो बड़े इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस जोन है रुकावट के, और उनके बेहद करीब हम हैं। तो आज हम इस फर्स्ट वाली रेंज जो है 11,500, 11,550, 23,175, 23,225 वहाँ पर जाकर नॉक करेंगे। क्या मैं बाहर निकलूँ? इजाज़त है, ऊपर जा सकते हैं। जवाब डाउ से आएगा या जवाब एशियाई बाजारों से आ सकता है। डाउ फ्यूचर्स 10, 15, 25 पॉइंट नीचे हैं। अगर बढ़ जाएं, थोड़े मजबूत हो जाएं, 100, 125 पॉइंट हो जाए ऊपर, तो आपके लिए ऊपर भागने का रास्ता वहाँ से खुलेगा। तो आज आपको वहाँ से नज़र रखनी है। हमारी अपनी मजबूती है, हमारी अपनी मजबूती की वजह से हम बहुत गिरेंगे नहीं और नीचे आए तो खरीदना है, ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन इन दो बड़े लेवल को पार करने के लिए ग्लोबल सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। पार हुआ तो फिर बड़े लेवल के लिए तैयार होइए, मज़ा आएगा फिर आज और कल की एक्सपायरी में। ये पॉइंट नंबर 1। और कल के लिए मैं बता दूं, कल चूंकि हमने सुबह बैंक निफ्टी पर बाय कॉल दिया था, 23,175, 23,200 का जो पहला टारगेट था वहाँ पहुँचा भी। और कल का जो शॉर्ट कॉल था वो मैंने दोपहर में जो दिया वो मैंने तुरंत ही आपको मना कर दिया था कि आप ख़त्म कर दीजिए। अगर फिर भी किसी ने रखा हो पोजीशन तो सुबह अगर एक बार नीचे मौका मिले आपको तो लेके ख़त्म कर दीजिए, न्यूट्रल हो जाइए। और न्यूट्रल होने के बाद लेवल्स पर जब आएगा तब हम देखेंगे क्या करना है। आइए अब आज के दिन की छोटी रेंज 11,425, 11,500 आज के दिन की छोटी रेंज है। 11,400, 11,535 ये आज की मीडियम रेंज है। और 11,350, 11,625 आज की बड़ी रेंज। ये तीन रेंज आप नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी 22,850, 23,200, 22,650, 23,425 और 22,425, 23,425 ये 1000 पॉइंट की रेंज आज की बड़ी रेंज मानकर चलिए आप। पुट कॉल रेशियो 1:52 पर है। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, वो भी मंथली एक्सपायरी, बहुत आराम से बैलेंस्ड मार्केट है, न बड़ी तेज़ी में न बड़ी मंदी में। और एफआईएस की तरफ से जो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन है 1% घट कर आई है, थोड़ी सी, कोई खास नहीं, 1% घटना कोई ज़्यादा नहीं है, बस यही है दीप। तो ये सारे आपके लिए डेटा है जी दीप। अच्छा सेटअप लग रहा है आज के लिए, बैलेंस्ड मार्केट है, कंफर्टेबल रेंजेस हैं और सारे के सारे संकेत या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव हैं, तो ये एक बड़ी खबर है। तो सर फिर उस लिहाज से देखें, एग्जिस्टिंग पोजीशन से क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए एग्जिस्टिंग तो सिंपल है दीप, 11,350, 11,425 की रेंज में मिलता है तो खरीदना है, कोई डाउट ही नहीं। और अगर नहीं मिलता तो 11,400 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, खरीदना तो ही है आपको। 11,300 का स्टॉप लॉस होगा, 460, 500, 11,525 और 11,625 ये 4 टारगेट है जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। अब बेचना कहाँ है, ये थोड़ा ट्रिकी है। जो बड़े एग्रेसिव, अति उत्साहित और हाई रिस्क वाले ट्रेडर हैं वो एक चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं 11,500, 11,550 की रेंज में, ना भी ले तो चलेगा। और जिनको सेफ रहना है उनके लिए शॉर्ट लेवल बहुत ऊपर आ रहे हैं, 11,625, 11,675 की रेंज में आते हैं। तो या तो आप उतना इंतजार करें जो आपसे होगा नहीं, जिनको करना है उनको जल्दबाजी में करना है। तो अगर आप करना चाहें तो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो 11,500, 11,550 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा, वैसे मैंने स्टॉप लॉस 11,625 का दिया है, चाहे तो आप छोटा ही लगा लें 25 पॉइंट का। और उसके बाद 11,475, 11,425, 11,400, 11,375 ये मैक्सिमम, ये 4 लेवल हैं जिनके लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी तेज़ी करने की राय है। अब 22,800, 22,900 आए तो वो तो बहुत ही बढ़िया लेवल है, वहाँ पर तो आपको लेना ही चाहिए। और ये मैंने आज नीचे की रेंज जो दी है, आमतौर पर पिछले 3-4 दिनों से मैं रेंज नहीं दे रहा, वैसे ही खुलने के लेवल दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ कि आज देख लेते हैं ओपनिंग कहाँ कैसे होती है, और अगर रेंज में नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ओपनिंग पे भी जैसे कल हमने कहा था कि जहाँ खुल रहा है वहीं खरीद लीजिए। और एक मौका आपको मिल गया, 11,525 ऊपर बन गया, बैंक निफ्टी 23,200, 180 बना दिया, तो आपको मौका मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो 9:08 पर कहाँ ओपनिंग होती है उस पर देखेंगे। फिलहाल 22,800, 22,900 अच्छी जगह खरीदने के लिए, 22,700 का स्टॉप लॉस, 23,000
23,075, 23,175 और 23,425 ये टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, एक ऑप्शन तो ये कि 23,200 के आसपास आप शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस रखें आप 23,250 का, खाली 50 पॉइंट का। और दूसरा ये कि 23,425, 23,525 की रेंज का इंतजार करें। तो जो बेहद हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहते हैं, कल भी ये लेवल दिया था मैंने आपको याद हो, तो 23,150 के आसपास बेचिए और वहाँ मौका मिला और नीचे में 23,850 तक आया भी। तो ये हाई रिस्क वाला ट्रेड है, मिलते पैसे फास्ट हैं आपको बैंक निफ्टी में। जब करेक्शन आया तो आपको 350-400 पॉइंट जल्दी से मिल गए, गिरा बहुत फास्ट था, लेकिन वो आपको रिस्क ध्यान में रखनी पड़ेगी। 50-75 पॉइंट की रिस्क लेनी पड़ती है, वो चांस आपको लेना पड़ेगा। अगर वो ले सकते हैं तो 23,250 पे शॉर्ट कीजिए, 23,250 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए। 23,075, 23,000, 22,900, 22,850 बहुत हो गया तो 22,650, हालांकि आना नहीं है, लेकिन सेफर साइड पर ये लेवल दिया है। आज के लिए सेक्टर्स जो है दीप, टू व्हीलर स्टॉक्स चलेंगे ही, और साथ ही टू व्हीलर की जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां, यहाँ पर भी अच्छी तेजी मिलेगी। तो ये दो ऐसे हैं जिन पर आपको फोकस रखना चाहिए आज। बिल्कुल, टू व्हीलर स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। नई पोजीशंस बनाने के लिए भी आप इन लेवल्स का ध्यान रख सकते हैं, और शॉर्ट करना है तो सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर्स को, हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स को, और वो भी बैंक निफ्टी के हायर लेवल्स पर। सर, जो अब संकेत आ रहे हैं उसके बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। फाइनली डीआईएस के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल कर रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पर, और एफआईएस को आपने पॉजिटिव रखा है, किस वजह से? ओके अच्छा, वो मैं बताऊं दीप, उससे पहले ना मैं वो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस बताना भूल गया। जिनकी तेजी की पोजीशन है उन्हें 11,350 का स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जिन्हें इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस चाहिए वो 11,425 का रख सकते हैं, कल के लो का। अदरवाइज 11,350 आपके लिए परफेक्ट स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 22,800 है, इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पर भी। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो होनी नहीं चाहिए, वैसे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था 11,500 का, अभी भी है। अब फाइनल स्टॉप लॉस आप 11,550 का रखिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर। और बैंक निफ्टी का आपका स्टॉप लॉस होगा 23,250 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ये हो गया। अब आइए डेटा। 1481 करोड़ की दमदार खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी थी उसकी वजह से भी हुआ है, लेकिन फिर भी आंकड़ा ठीक है। वायदा कारोबार के आंकड़े न्यूट्रल से हैं। 144 करोड़ का इंडेक्स बेचा है, 327 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, ऑप्शन में 500 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन यहाँ पर भी खरीदारी तेजी की तरफ नहीं है, न्यूट्रल है, बराबर मामला है। खरीदारी और बिकवाली ऑप्शंस में दोनों मतलब तेजी और मंदी की तरफ की पोजीशन बराबर बनी है। यानी कि खरीदारी का मतलब ये कि कॉल खरीदना और पुट शॉर्ट करना, ये खरीदारी की पोजीशन हो गई। कॉल बेचना और पुट लॉन्ग करना, ये मंदी की पोजीशन हो गई। तो ऑप्शन के डेटा बैलेंस्ड है और वायदा कारोबार में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन घरेलू फंड की बिकवाली का दबाव धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। कल सिर्फ 250 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है, तो वो एकदम यहाँ पर आपके लिए डेटा है। तो ये आपके लिए डेटा हो गया दीप जी। जी सर, और एक्सपायरी से पहले जो वायदा कारोबार के संकेत आ रहे हैं, न्यूट्रल रखा है, पीसीआर भी कंफर्टेबल है, इस हिसाब से क्या लेवल्स निकल कर आएंगे सर? 11,400 इमीडिएट सपोर्ट है। 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है दीप, वो सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। 11,500 के ऊपर निकल कर टिकना चुनौती है। 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इमीडिएट तो ये रेंज हो गई। 11,500, 11,525 की बाधा को पार करके टिक गए तो अगला पड़ाव 11,600 के आसपास का बनता है, जहाँ 34 लाख शेयर हैं। तो ये आपके लिए रेंज हो गई निफ्टी के लिहाज से। बाकी निफ्टी में कल मुश्किल से 1 लाख शेयर जुड़े हैं, तो कोई खास बदलाव हुआ नहीं। विक्स में कोई बदलाव है नहीं। प्रीमियम में कोई ऑलमोस्ट डिस्काउंट और प्रीमियम जीरो हो गया है। बैंक निफ्टी में डिस्काउंट 14 पॉइंट का है, जो कोई खास नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.52 पर है, कंफर्टेबल हो गया है 1.63 से 1.52, और क्या चाहिए। आप सोचिए कल तो बाजार गिरे भी नहीं, सुस्त बाजार में भी पुट कॉल रेशियो कम हो गया, यानी कि 11,500, 11,525 की रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की है। आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दीप 23,000 का। 23,000 के लेवल पर लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। 6 लाख शेयरों के आसपास, 6 से 7 लाख शेयरों का
पुट और कॉल में। तो तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स के लिए ये जोर आजमाइश का लेवल है, जिसे हम कहते हैं रस्सा कशी, जो आपने बचपन में स्कूल में खेली होगी, पता नहीं आपने खेली नहीं खेली, हमने तो बहुत खेली है। दोनों तरफ से खींचते थे रस्सी को, कौन सी टीम मजबूती के साथ ले जाती। वैसे ही बुल और बेयर्स की टीम जो है वो खींचने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी को 23,000 के नीचे, बेयर्स खींचने की कोशिश करेंगे और बुल 23,000 के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। अभी मिडफील्ड में दोनों लगभग बराबर हैं। अगर उसके नीचे जाते हैं तो 22,800 इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, और ऊपर 23,200 इमीडिएट रुकावट का लेवल आप एक तरह से कह सकते हैं। 23,200 23,300 की रेंज में, बड़ी रेंज आगे 22,500 से 23,500 की निकल कर आती है, जो डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन दीप, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं कहना चाहता हूँ, मैं आई एम लिटिल मोर एक्साइटेड। अभी आपको लगेगा कि मैं सर ने वापस अभी तो बात की फिर से कर ली। जो 11 बजे इंटरव्यू है ना, वो नीलकंठ भानु प्रकाश साहब का। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, नहीं वो मैं बाद में बताऊँगा, थोड़ी देर बाद में मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में बताऊंगा, जो हमारे स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं उनके बड़े काम की चीज़ होगी। तो वो थोड़ी देर में बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे जब हमारे सारे मेहमान भी जुड़ जाएंगे उसके बाद बात करेंगे जी। ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आने की तैयारी में है, और ये खास इंटरव्यू 11 बजे जिसे आपने मिस नहीं करना है। चलिए उसका इंतजार है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बस कुछ ही देर में। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से स्टॉक्स, कौन से इवेंट्स और कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। संदीप मानसी पूजा हमारे साथ तैयार हैं। संदीप, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स कौन से हैं और कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीप। पहले अगर ट्रिगर्स की बात करें तो जो कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं आज उस कैश सेगमेंट में है। आईजीएल तो आज एक है, ये एफएनओ का जो स्टॉक है जिसके नंबर्स आएंगे। लेकिन कैश सेगमेंट में जिलेट इंडिया, मैराथन, इसके अलावा जीएमडीसी और स्टार पेपर, इनके नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। सैटिन क्रेडिट केयर, इनका जो राइट्स इशू खुला है उसका आज आखिरी दिन है। आपको बता दें 60 रुपये का भाव है और 120 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना है। अगर आपके पास 125 शेयर थे तो उसके बदले में आपको 48 राइट्स इश्यूज के जो शेयर्स हैं उसका एंटाइटलमेंट आपके पास है। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स की बात करें तो कैनफिन होम्स, इसके नंबर्स आप देखेंगे आपको अच्छे नजर आएंगे। जो कुल आय है उसमें करीब 8% की बढ़त आई है, 522 करोड़ का नंबर आया है। और मुनाफा आप देखिए 81 करोड़ वाला बढ़कर 93 करोड़, यानी कि 15% के आसपास की बढ़त आई है। और ध्यान दीजिए ये लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, उस दौरान भी अगर 15% की ग्रोथ है मुनाफे में दर्ज करें तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग समझने चाहिए। इरकॉन इंटरनेशनल, इनके नंबर्स कमजोर आए हैं। आय आप देखेंगे 50% से ज्यादा गिरती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 66% का ड्रॉप है। जो मार्जिन 16.5% के आसपास के थे वो घटकर 11.25% के आसपास आ गए। और मुनाफे में भी आप देखिए 76% का ड्रॉप है। करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर था, वो घटकर अब 34 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स काफी कमजोर है। इसी तरह से अतुल ऑटो भी 82% इनका जो आय है उसमें ड्रॉप देखने को मिली है। और कामकाजी फ्रंट पे तो ये मुनाफे से घाटे में आ गए हैं। जो पहले 18 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाजी मुनाफा था वो 7.25 करोड़ रुपए के घाटे में बदल गया, मार्जिन नेगेटिव हो गए। और 11.25 करोड़ रुपए का जो मुनाफा था उसके सामने 6.25 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया। तो नंबर्स यहाँ भी काफी खराब हैं। एवरेज कैंटो, यहाँ पे नंबर्स आपको थोड़े सरप्राइजिंग नजर आएंगे। आय इनकी 10% के आसपास घटी है, लेकिन देखिए लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, उसके बावजूद आप देखिए जो मुनाफा है महज 15% के आसपास का ड्रॉप हुआ है। 7.25 करोड़ वाला मुनाफा 6.25 करोड़ रुपए के आसपास बनता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स उतने खराब नहीं है जितना ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं। लेकिन उषा मार्टिन, इसके नंबर्स बहुत खराब है। 33% इनकी सेल्स गिरती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 35% का ड्रॉप है, करीब 37 करोड़ का नंबर आया। मार्जिन जरूर इन्होंने इंटैक्ट रखे हैं 10% के आसपास के, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे आप देखिए 98% का ड्रॉप आपको नजर आएगा। 382 करोड़ का मुनाफा था, वो घटकर महज 8.25 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। तो नंबर्स काफी वीक है जहां तक उषा मार्टिन की बात है। कुछ खबरों की ओर रुख करें तो आज टू व्हीलर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, खासतौर पे जिस तरह से कल एफएम निर्मला सीतारमण जी की ओर से जो कल संकेत आए हैं कि टू व्हीलर्स पर जो जीएसटी की दरें उसमें कमी हो सकती है। ये प्रस्ताव जो है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में सामने रखेंगे, क्योंकि ना तो ये लग्जरी गुड्स का हिस्सा है ना ही सिन गुड्स का हिस्सा है। तो उस लिहाज से गुंजाइश है, एक यहाँ पे योग्यता बनती है कि टू व्हीलर स्पेस है वहां पे जो जीएसटी की दरें हैं उनको कम किया जा सके, जो कि करीब 28% के आसपास है अभी। आखिर में इंडियाबुल वेंचर्स, यहाँ पे नजर रखिए, इनकी बोर्ड बैठक है 28 अगस्त को। इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में आज रहेंगे। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। पूजा हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। आवाज नहीं आ रही क्या? डिले है। ओके, पूजा के साथ फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तब तक एक बार मानसी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज एफआईआर में ब्रोकरेज एक्शन किधर है। तो बिगुल बजाते हैं एफआईआर का।
गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत डाबर से कर लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य यहां पर 590 के देख रहे हैं। इनका कहना है कि फंडामेंटल मजबूत करने की कोशिश पर बैलेंस में भी सुधार होना जरूरी है और साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी बातों का जिक्र एनुअल रिपोर्ट में है। मुनाफे वाले सेगमेंट में फोकस के चलते पॉजिटिव आउटलुक है और आरओई और वर्किंग कैपिटल में सुधार की गुंजाइश आने वाले दिनों में दिखेगी। लुपिन पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, नोमुरा की खरीदारी की राय इन्होंने दी है, लक्ष्य जो है 1012 के दे रहे हैं। अनुमान के मुताबिक जी प्रो एयर का अप्रूवल आता हुआ दिखा और इस दवा का मार्केट शेयर जो है वो काफी आकर्षक है। जेनरिक दवा में कंपटीशन के बावजूद दवा का दाम आकर्षक लग रहा है। मॉर्गन स्टैनली की राय है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 1016 के दे रहे हैं। जी प्रो एयर एचएफए को यूएस एफडीए से अनुमति मिलती दिखी है। ध्यान रखिए ब्रोंकोस्पैसम और अस्थमेटिक सिम्टम्स के इलाज में ये दवाई काम आती है। अगले 2 साल में इस दवा से 900 से 1125 करोड़ की आय की उम्मीद है यहाँ पर कंपनी को और दवा का मार्जिन अच्छा रहने के भी अनुमान है और आगे चलकर इस दवा में कंपटीशन बढ़ने की भी गुंजाइश कम है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ब्रोकरेज है, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, लक्ष्य 350 के हैं। कम प्रोविजनिंग चौंकाने वाली बात है और मई महीने के मुकाबले अब मोरेटोरियम स्थिर है। जुलाई महीने में डिसबर्समेंट में शार्प रिकवरी देखने को मिली है और साथ ही नोमुरा की रेटिंग अपग्रेड आती हुई दिखी है। अपग्रेड करके खरीदारी की राय है, लक्ष्य 350 के यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक पर जेफरीज की राय आई है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य यहाँ पर 1350 के हैं। तीसरे तिमाही से बैंक को रिटेल ग्रोथ की उम्मीद है और इसी के चलते ये राय दे रहे हैं। और अंत में रिलायंस पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 2250 के हैं। रिलायंस रिटेल की फास्ट ग्रोथ लगातार जारी है और आगे भी एक्सपेंशन कंटिन्यू रहेगा और इसी के चलते आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। ओके, ये हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। आइए पूजा हमारे साथ फिर से तैयार हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से हैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जिन पर आज नजर रखनी चाहिए? जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत एफडीसी से करते हैं। कंपनी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक दवा लॉन्च की जिसके कि 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, तो इस पर आप नजर रखिए। वाटेक वावा भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने 3 निवेशकों को शेयर जारी किए जिसके जरिए 120 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और 160 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर जारी करेगी। और इसके अलावा अभी जो प्राइस है वो 229 के आसपास कंपनी कारोबार भी कर रही है। इसमें मिसेस रेखा राकेश झुंझुनवाला जिनको कि 50 लाख शेयर जारी किया जाएगा, बसेरा होम फाइनेंस और सुषमा आनंद जैन और आनंद जय कुमार जैन को करीब 10 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। तो आज वाटेक वावा पर भी नजर रखिए। इसके अलावा कुछ टेक्सटाइल कंपनी जैसे कि रेमंड वेल्सपेयर एंटरप्राइजेस, मॉन्टे कार्लो और इसके अलावा 3M इंडिया, आज यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि खबर आ रही है कि डीजीएफटी ने पीपीई किट के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया, यानी कि जो एक्सपोर्ट है उससे जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया है और सर्जिकल मास्क के निर्यात पर भी जो प्रतिबंध लगाया गया था वो भी अब हटा दिया गया है। तो ये तमाम कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं। जेएमसी प्रोजेक्ट पर भी नजर रखिए। 554 करोड़ के कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं और इस पूरे वित्त वर्ष की अगर बात करें FY21 में अभी तक बात करें तो 4000 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने जीत लिए हैं। काफी सारे फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन भी हुए हैं। मैट्रिमोनी.com में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है 520 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। टीसीआई एक्सप्रेस में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 2 लाख शेयर्स की खरीदारी की है 795 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ एक्शन देखे गए हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्रमोटर गोदरेज सीड्स ने करीब 2 लाख शेयर्स की खरीदारी की है और 2 दिनों में 19 से 20 अगस्त के बीच ये खरीदारी देखी गई है प्रमोटर्स की तरफ से। जामना ऑटो में प्रमोटर्स की तरफ से एक बार फिर खरीदारी हुई है करीब 2 लाख शेयर्स की, 21 अगस्त को ये खरीदारी देखी गई है। शिल्पा मेडिकेयर में प्रमोटर ने बिकवाली की है। यहाँ पर रमाकांत हिरानी का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने 2.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 19 से 24 अगस्त के बीच 2.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी प्रमोटर्स ने बिकवाली की है। पिलानी इन्वेस्टमेंट ने करीब 1.25 लाख शेयर्स की बिकवाली की है 19 अगस्त को। और आखिर में बात करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब की, एक और फिर से डिटेल आ रही है बिकवाली की प्रमोटर्स की तरफ से। डॉक्टर अरविंद लाल ने कंपनी के करीब 1.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है और 21 से 25 अगस्त के बीच ये बिकवाली देखने को मिली। ओके, तो ये है तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस बढ़ाते हैं अब पिक्स पर। तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स, बिगुल पिक ऑफ द डे का।
सुप्रभात वागले साहब, बाय सेल या नोटा? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। बाय है अनिल जी, स्टॉक है, एक मिड कैप स्टॉक है जो मेरे रडार पर नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन कल एकदम क्लियर आया है। स्टॉक का नाम है टिमकेन इंडिया। 1124 का बंद है, क्लोज है 1089 का, 2.5-3% का रिस्क होगा और मेरा टारगेट 1203 का होगा। और ये टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन या मे बी एक हफ्ते का लेके चलिए, क्योंकि मिड कैप्स नॉर्मली 1-2 दिन में मुंह आती नहीं है, कभी आती है तो एक दिन में आती है, लेकिन 5-6 दिन का टाइम सेफ होगा। ओके, चलिए वागले साहब भी अब कैश मार्केट के स्टॉक में आ गए, मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। टिमकेन इंडिया बेहतरीन कंपनी, आई एम श्योर शायद पोर्टफोलियो में भी होगी कुणाल जी के लिए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका स्टॉक भी आपके पास है टिमकेन इंडिया या नहीं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल टिमकेन इंडिया मेरे निवेश में है। एसकेएफ इंडिया, टिमकेन इंडिया जो बेयरिंग्स बनाने की कंपनियां मेरे निवेश में पहले से थी, तो बिल्कुल टिमकेन इंडिया में एक ब्रेकआउट है और पूरी तरह वागले साहब के मैं साथ हूँ। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अनिल जी जो स्टॉक मैंने आज चुना है पिक ऑफ द डे में, वो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। कल इसमें एक पैटर्न बना था जिसको हम 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं, और एक ब्रेकआउट भी चार्ट पर आता हुआ दिखा है। स्टॉक का नाम है सीएसबी बैंक, यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। बहुत ही दमदार वॉल्यूम 2 सेशन पहले बने थे और कल प्राइस का ब्रेकआउट है, तो इन स्तरों पर खरीद करके चलें। 220 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, 220 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ऊपर पहला टारगेट 240 का, दूसरा टारगेट 253 का, 253 रुपए का। तो 253 के टारगेट के लिए सीएसबी बैंक में मेरी खरीदारी की राय है। ओके, चलिए ये बहुत बढ़िया। बंसल जी गुड मॉर्निंग। और शाम को बाजार बंद होने के बाद कुछ फ्रेश नया काम किया है, मेहनत की, या कल वाली पिक ऑफ द डे को ही आज का काम मान लिया जाए? देखिए गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी काफी कल काम करा। कल देखिए अनिल जी देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के बाहर भी लाइफ है। तो कल मैं काफी समय बाद आपके जो सीनियर सिटीजन फैन क्लब है उनसे कल मैं मिला था, तो उन्होंने काफी अनिल जी, हाँ अनिल जी काफी समय बाद मिला मैं उनसे, तो उन्होंने कुछ सवाल अनिल जी करे हैं आपसे। आप कहें तो अभी करूं, नहीं तो बाद में अगर समय का अभाव है तो बाद में आज कल परसों मस्ती की पाठशाला में कभी भी कर सकता हूँ। 3 सवाल अनिल जी उन्होंने करे हैं आपसे। सवाल आप दे दो, जवाब मैं बाद में दे दूंगा, आप खाली सवाल दे दो। देखो अनिल जी उन्होंने आपसे पूछा है व्हेन डॉग बार्क्स एट यू, तो क्या हम वापस बार्क करते हैं? दूसरा उन्होंने पूछा कि व्हेन डॉग बाइट्स, तो हम क्या उसको बाइट करते हैं? नहीं, हम तो उसको मारते भी नहीं है अनिल जी, हम सीधा रेबीज का वैक्सीनेशन कराने जाते हैं। और तीसरा अनिल जी वो लोग भी आपको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो वो कह रहे थे कि इज्जतदार आदमी ही दूसरे को इज्जत देता है। और जैसे अनिल जी जब मैं कुणाल जी या वागले जी कभी बोलते हैं कि प्रतिस्पर्धी चैनल, तो आप करेक्ट करते हो कि सहयोगी चैनल है। तो उनका अनिल जी सवाल ये है कि अगर कोई आपको आप पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, पड़ोसी चैनल करके आप पे कमेंट कर रहा है, तो आप इतने अनिल जी मैच्योर्ड हैं, आप इतने संटी क्यों हो रहे हैं अनिल जी? उन्होंने यही चीज आपसे पूछी है, तो आपको जब जवाब देना हो अनिल जी दे देना। मैंने उनका मैसेज आप तक पहुंचा दिया है अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने जैसे पहले ही कहा था सवाल सुनने के पहले कि मैं समय पर आराम से जवाब दूंगा। अभी पहले आज के शो की कर ली जाए तैयारी। तो जब अगर आपने अपना स्टॉक नहीं मतलब कल वाला ही रखा है, तो बंसल जी फिर मैं आपके लिए एक स्टॉक पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपको देना है, वो है एफडीसी। एफडीसी ने एक वो बड़ी मुश्किल सी दवा है फेविपिरेविर, अगर मैंने सही पढ़ा तो, पता नहीं, फेविपिरेविर इस तरह का कुछ नाम है। उसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं जो कोविड के इलाज में ये दवा काम आएगी। एफडीसी, इसके चार्ट देखकर बता दीजिए। कोई बात नहीं, अगर पिक नहीं है तो ये इसको मैं आपको पिक ऑफ द डे मान लूंगा। देखिए अनिल जी चार्ट पॉजिटिव है और इसका नाम मैं आराम से ले पाता हूँ। दवाई का नाम है फेविपिराविर अनिल जी, और ये दवाई ग्लेनमार्क ने भी निकाली हुई है, काफी कंपनीज ने निकाली है। और इसमें ऊपर में 320 से लेकर 330 का जो जोन है वो एक हर्डल है। तो इस पॉजिटिव न्यूज के चलते अगर उछाल आता है 330 335 के भाव आते हैं, तो मेरी राय में उन स्तरों के अराउंड इसमें से निकलना चाहिए, इसमें एक बार मुनाफा बांधना चाहिए। और नए निवेश के लिए फार्मा पैक में लुपिन पे नजर रखनी चाहिए। ओके, लुपिन पर नज़र बिल्कुल रखिए। और लुपिन पर आज एक रिपोर्ट भी आई है, वो मैं आपको बता दूं। जब आप कह रहे हैं तो लुपिन पे जो रिपोर्ट है
वो है नोमुरा की तरफ से। उन्होंने लक्ष्य रखा है 1012 का, और मॉर्गन की रिपोर्ट है, उन्होंने लक्ष्य रखा है 1016 का। भाव के आसपास के ही लेवल्स हैं, लेकिन ये दो रिपोर्ट इंटरेस्टिंग आई है। वाटेक वाबाग, ये स्टॉक रहेगा आज सुर्खियों में। जरा कुणाल जी इसके चार्ट्स पर राय दीजिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री होती हुई दिखी है। झुंझुनवाला साहब ने खरीदे, हम राकेश झुंझुनवाला साहब ने इनमें खरीदारी की है। हालांकि उनकी जो एंट्री की जो लेवल है वो काफ़ी नीचे के है। वो मेरे ख्याल से 160 रुपये के आसपास उन्होंने खरीदा है। स्टॉक भागा है पिछले 3-4 दिनों में, लगभग 30-40% मेरे ख्याल से स्टॉक तेजी दौड़ भी लगा चुका है। 3 इन्वेस्टर 120 करोड़ रुपए डाल रहे हैं 160 रुपए के दाम पर, और स्टॉक ऑलरेडी 227 पे है। आज फिर से गैप से खुलेगा। तो क्या जिन्होंने पहले खरीदा वो प्रॉफिट बुक करें या फ्रेश खरीदारी करें? और फ्रेश खरीदारी करें तो खुलते ही खरीद लें, या लेवल कौन सा अच्छा है जहां खरीदारी करनी चाहिए? ये ढेर सारे सवाल है, सब जवाब दे दीजिए आप। देखिए अनिल जी, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक में हमने भारी गिरावट देखी, उसके बाद निचले स्तरों पर एक बेस बना और वहीं पर अक्यूमुलेशन हुआ। अक्यूमुलेशन के बाद फिर एक बड़ी तेजी पिछले कुछ सत्रों में देखने को मिली है, वॉल्यूम भी बड़े हुए हैं। तो मेरी राय में अनिल जी देखिए अभी क्या है कि क्योंकि अभी अभी खबर आई है तो इसमें क्लासिकल सेल ऑन न्यूज होने की पूरी संभावना है। एक रेजिस्टेंस मुझे 240 रुपए के आसपास नजर आती है, अभी 227 की बंदी है कल की। तो 240 के ऊपर अगर ये डिसाइसिव क्लोज देता है तभी इसमें नई खरीद की जानी चाहिए। अन्यथा जिनके पास निवेश निचले स्तरों का है, एक बार 240 के आसपास मुनाफा बांध लें, निचले स्तरों पर दोबारा खरीद के मौके मिलेंगे। 240 पार होगा और उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तब इसमें खरीदारी की राय देंगे। बहुत ही बढ़िया, जो मुझे जवाब चाहिए था वो आपने दे दिया कि 240 के ऊपर बंद होता हुआ दिखे तो करिए। अच्छा, जिनकी खरीदारी की पोजीशन उनके लिए स्टॉप लॉस भी दे दो ना, कि स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? कुणाल जी ये बताई दिए। अनिल जी देखिए, अगर आज गैप अप ओपनिंग होगी तो जो कल का बंदी का भाव है 227 रुपए, उसे ही स्टॉप लॉस रख लें। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म में इस मोमेंटम में बाय किया है तो स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए। तो कल का जो बंदी का भाव है 227 रुपए का, उसका स्टॉप लॉस रखें। इसके नीचे सरकता है तो निकल जाने की राय रहेगी। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, क्या गजब का एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मजा थोड़ा और आने वाला है क्योंकि दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित बगड़िया साहब हैं चॉइस ब्रोकिंग से, और साथ ही अविनाश गोरक्षकर साहब भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुमित जी अपना पिक बताइए पहले आप। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम जारी है और यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है बाय साइड में, वो है FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये स्टॉक में ब्रेकआउट है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ये स्टॉक में ऐसा मूव देखने को मिल रहा है। 2018 के नवंबर 2018 के हाईज टूट रहे हैं, यानी करीब करीब स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के हायर लेवल्स पे आ चुका है और स्टॉक के अंदर 200 DMA के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है और अभी रिसेंट में जो हाइज बने थे उसके ऊपर ये अब सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि 70 रुपए से लेकर 75 रुपए तक के लेवल फर्स्ट सोर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में जो सपोर्ट है 5960 के आसपास का है। तो 5960 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, जिसमें ऊपर में यहाँ से 10 से 15% का अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और मालामाल वीकली में हमने इस स्टॉक को सजेस्ट किया था 40 रुपए के आसपास, 42 रुपए के आसपास। पहले सत्र में जब हमने मालामाल वीकली शुरू किया था तब जबरदस्त 6-7% की डिविडेंड यील्ड होती थी। अब तो खैर नेचुरली भाव बढ़ गया तो डिविडेंड यील्ड उतनी नहीं रही, फिर भी अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। और कल इसी ग्रुप की कंपनी CESC वेंचर्स को हमने मालामाल वीकली के तौर पर दिया था और उस स्टॉक ने भी बड़ा कमाल दिखाया। CESC वेंचर को 93 करोड़ रुपये मिलते हैं हर डिविडेंड के तौर पर फर्स्ट सोर्स से। सोचिए, सब्सिडरी हो तो ऐसी, मतलब बच्चे हों तो ऐसे कमाऊ पूत होने चाहिए, जैसे कि CSC वेंचर का FSL है, फर्स्ट सोर्स है, जो कमाई करके देता है, डिविडेंड देता है। 93 करोड़ का डिविडेंड पिछले साल CSC वेंचर को फर्स्ट सोर्स से मिला। आइए अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी नमस्कार सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, हमको कैश काउंटर एक काफी पसंद है, जो वाटर स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है, और कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। कंपनी वाटर में बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है, बोथ B2B एज वेल एज B2C बिजनेस में काफी अच्छा इनका प्रेजेंस है। इनफैक्ट केमिकल्स जो वाटर ट्रीटमेंट में लगते हैं, यहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन करीबन 30-35% टर्नओवर का है। और मैनेजमेंट ने Q1 के परफॉर्मेंस के बाद कमेंट्री काफी स्ट्रांग दी है। अर्निंग्स ग्रोथ उनका मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY21 से वापस
रिज्यूम होगी और जिस प्रकार का इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आरओसी करीबन 30% है, आरओई करीबन 20-22% है, वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सस्ते लग रहे हैं। हमको लग रहा है करीबन 10-11 के बी पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो अगर 12 से 15 महीने की अवधि है, तो अनिल जी यहाँ से करीबन ₹900 का टारगेट पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी मैं अपडेट देना चाहता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। हमने 2-3 हफ्ते पहले इनको इस स्टॉक को रेकमेंड किया था। हम अभी भी इस स्टॉक पे कॉन्फिडेंट है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी जिन्होंने पहले खरीदा नहीं था, वो अभी खरीद ले और करीबन साल भर का नजरिया अगर लेते हैं, तो करीबन 720-725 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये दोनों स्टॉक्स अपने रडार पे रखें और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ओके, आयन एक्सचेंज यहाँ पर नजर रखिए, M&M यहाँ पर नजर रखिए, और ऑटो स्टॉक्स में हम भरपूर एक्शन देख रहे हैं। टू व्हीलर स्टॉक्स भी आज फोकस में आ सकते हैं। अविनाश जी, ये जो खबर आ रही है या एक संकेत आया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि शायद टू व्हीलर्स पर जीएसटी कम किया जा सकता है, इसको किस लिहाज से देखना चाहिए? कितना बड़ा पॉजिटिव हो सकता है ये टू व्हीलर स्टॉक्स के लिए? आई थिंक लग रहा है कि ये जो जीएसटी की मीटिंग है और अंदाजा है कि टू व्हीलर सेक्टर पे जो करंट का जीएसटी करीबन 28% है, इसको कटाने की बात काफी समय से इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी। तो ये होपफुली अगर होता है, तो सारे टू व्हीलर स्टॉक जैसे कि बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प और जो ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स है, स्पेशली जो इन कंपनीज को सप्लाई करते हैं जैसे कि लुमैक्स है, फीएम इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ये डिमांड को काफ़ी अच्छी तरह से फिर से एक्चुअली रीजनरेट करेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि जो भी कट सीएसटी में आएगी, वो कस्टमर्स को प्राइस कट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवर करेंगे। तो डेफिनेटली अच्छी बात है और मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में ज़रूर यहाँ पे थोड़ा एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए नज़र रखते हैं जहां तक टू व्हीलर स्टॉक्स का सवाल है, और जैसे कि अविनाश जी ने कहा, जो टू व्हीलर्स को सप्लाई करते हैं कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज, उन पर भी आज आप एक्शन आते हुए देख सकते हैं। कई और स्टॉक्स पर आज एक्शन आते हुए दिख सकता है। सुमित जी, कैनफिन होम्स, जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए किस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है। मेरे ख्याल से आपने पहले भी इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन दी है, अच्छे नतीजे आए थे, इनके मजबूत नतीजे रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? बिल्कुल दीपांशु, बहुत बार पहले रिकमेंडेशन दिया और अभी ये कैनफिन होम वापस से रिकमेंडेशन देने के लिए रडार पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर 200 डीएमए लेवल्स टूटे हैं कल, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली और ये स्टॉक यहाँ से तेजी दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 400 रुपए का पहला हर्डल है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा, और जैसे 400 का लेवल टूटेगा तो 410 रुपए तक का मूव कैनफिन होम के अंदर देखने को मिलेगा। तो कैनफिन होम में जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है, वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और कोई भी अगर डिप आता है तो उसमें फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे। नीचे के अंदर 370 के आसपास का सपोर्ट है, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग में बने रहना है। ऊपर में 400 से लेकर 410 तक का मूव कैनफिन होम में देखने को मिल सकता है। ओके, कैनफिन होम्स यहाँ पर नजर रखते हैं, 410 तक ये स्टॉक आपको जाते हुए देख सकता है। बंसल जी, डाबर, इस पर नजर डालिए। आज सीएलएसए की काफी बुलिश रिपोर्ट आई है, 590 का लक्ष्य दे रहे हैं, यानी कि लगभग 20% की तेजी यहां से। हमने अच्छा मूव देखा था, अब पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, क्या एक बार फिर से मूवमेंट आते हुए देख सकता है डाबर में? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान अच्छा है, करेक्शन से स्टॉक निकल रहा है और जिन स्तरों पे चल रहा है यहीं पर सपोर्ट है, 485 के अराउंड सपोर्ट है और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं 512 से 515 के बैठते हैं, तो 512 515 तक की रैली शॉर्ट टर्म में स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। ओके, अगर टू व्हीलर्स पर जीएसटी रेट्स घटते हैं तो जाहिर सी बात है ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए भी फायदे की बात होगी। टू व्हीलर कंपनियों के लिए तो खैर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं कि बजाज, आइशर, उसके अलावा आपके टीवीएस और हीरो, ये चारों तो है ही है। और इसीलिए हमने आज बजाज ऑटो का टॉप मैनेजमेंट भी फिक्स किया है। 10:45 पर राकेश शर्मा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि भाई कितनी होनी चाहिए, कितना फ़ायदा होगा, कितनी डिमांड बढ़ेगी, सब कुछ आपको अच्छे से समझाएंगे। और शर्मा साहब इतनी बढ़िया बातें करते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, आपके सब चीज़ एकदम आसान भाषा में सब आपके बैठ जाएगी दिमाग में। लेकिन हाँ अविनाश जी, अब इसके चलते जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेज़ी होगी, कोई एक बढ़िया ऐसा शेयर समझ में आता है जहां खरीदारी की जाए, जिनका कामकाज टू व्हीलर कंपनियों के साथ ज़्यादा होता हो, ऐसा कोई ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो आपको पसंद हो सर?
नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मैंने 2 कंपनीज़ बताई थी। एक तो मुंजाल शोवा है जो हीरो मोटर कॉर्प को करीबन 80-90% अपना प्रोडक्शन सप्लाई करती है। यहाँ पे कंपनी का फ़ायदा ये है कि पूरी तरह से वॉल्यूम ग्रोथ जो भी हीरो होंडा मोटर में आएगा वो इसके लिए बेनिफिट रहेगी। कंपनी काफ़ी ऊपरी लेवल से पिट गई है, कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 164 का जो लेवल है, वो करीबन 190-200 भी पहुँच सकता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत कम है। दूसरी कंपनी फियाम इंडस्ट्रीज है जो काफी पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे रेकमेंड की गई थी। तो फियाम में भी मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोजर है वो टू व्हीलर का सबसे ज्यादा है, करीबन 60-65% टू व्हीलर से आता है और कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अर्निंग्स ग्रोथ, ये तीनों ही पैरामीटर्स पे कंपनी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने के मौके रहेंगे। ओके, वागिल साहब, आपकी सुविधा के लिए हमने अदानी एंटरप्राइजेस को आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, आज एकमात्र स्टॉक है जो बैन से बाहर निकला है। कल इतनी तेज दौड़ लगाने के बाद तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो तेजी की पोजीशन कम हुई होगी, बाहर आ गया। बैन से बाहर आने के बाद आज फिर चलेगा क्या? आपको खरीदना है? अनिल जी, मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी, लेकिन ये पोजिशनल कॉल होगा क्योंकि इसके वीकली पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता इसका टॉप बन गया। ये मूव कंटिन्यू होगी 340-350 तक। सवाल अगर मेरे को है कि मैं खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि इसका स्टॉप लॉस 260 का बैठेगा, अभी 307 है। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब 15% का स्टॉप लॉस एज अ ट्रेडर। मेरा टारगेट 8 से 10% का होगा, तो मैं 15% का स्टॉप लॉस ले नहीं पाऊंगा और कोई भी ट्रेडर को लेना नहीं चाहिए। तो फाइनेंशियल बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। 340-350 के आसपास प्रॉफिट बुक करे, ये मेरा मानना है। और अभी ना खरीदे, 280-260 के बीच में आता है तो बात अलग होगी। बंसल जी, वैसे आपके और काम का कुछ नहीं है, स्टॉक सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से काम का है और उसका नाम है matrimony.com। समझ तो गए होंगे आप। यहाँ पर प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने 5.25 लाख शेयरों की है खरीदारी 520 रुपये के दाम पर। साइट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको खाली चार्ट्स का इस्तेमाल करना है और बताना है क्या matrimony.com में आपका इंटरेस्ट है, खरीदने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल अनिल जी, खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। 542 पे क्लोजिंग हुई है, 10 रुपए का रिस्क लगाना चाहिए। 530 के नीचे का स्टॉप लॉस है और इसको खरीदना चाहिए 620 के टारगेट के लिए। तो 10 रुपए का रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है, तो एक परफेक्ट बैटिंग कैंडिडेट लगता है मैट्रिमोनी। ओके, बढ़िया कैंडिडेट है। एक और कैश का स्टॉक सुमित जी देखिए जरा, टीसीआई एक्सप्रेस, छोटा शेयर है। यहाँ पर छोटा मतलब ऐसे कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से, भाव के हिसाब से छोटा नहीं है, भाव तो 795 रुपये का है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कल की है यहाँ पर खरीदारी करीबन देख लीजिए 2,17,000 शेयरों की। आपका क्या इरादा है? अनिल जी, स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाने की शुरुआत तो कर दी है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 820-825 के लेवल एक बार टूटेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा तेजी दिखाने को तैयार है। फिर जैसा नाम है वैसा एक्सप्रेस मूव दिखाएगा, टीसीआई एक्सप्रेस। ये स्टॉक के अंदर फिर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और फिर ऊपर में 880 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें क्योंकि कल वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा देखने को मिला है और नीचे में 775-780 के सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलनी है और 820-825 का लेवल टूटने के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर 880 से 900 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। अच्छा अविनाश जी, 3 शेयरों पर एक साथ राय दीजिए जहां पर प्रमोटर्स ने बिकवाली की है। एक शिल्पा मेडिकेयर, जहां पर प्रमोटर ने 19 से 24 अगस्त के बीच में 2.5 लाख शेयर बेचे। दूसरा डॉक्टर लाल पैथले, वो लगातार बेच रहे हैं। तो डॉक्टर लाल पैथले में भी डॉक्टर अरविंद लाल जो है उन्होंने 1,40,000 शेयर 21 से 25 अगस्त के बीच में बेचे। एक नया इंटरेस्टिंग आया है, वो बिरला ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है पिलानी इन्वेस्टमेंट, इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट के 19 अगस्त को 1.25 लाख शेयर बेचे। तो इन 3 शेयरों में प्रमोटर की बिकवाली हुई है। अगर किसी के पास शेयर हैं, उनमें से किसी के लिए कोई अलर्ट सिग्नल है कि वो भी बेच के निकल जाए या कोई चिंता करने की बात नहीं, मत देखिए, भूल जाइए।
नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये तीनों ही शेयरों में प्रमोटर्स ने बेचा है, वो बात सही है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बिज़नेस है, शिल्पा मेडिकेयर या टिपिकली डॉक्टर पाथ लैब्स और अल्ट्राटेक, यहाँ पे हमको लग रहा है कि बिज़नेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसमें कोई बड़ी पैनिक या चिंता करने की बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रमोटर सेलिंग हम मान सकते हैं और कोई पैनिक सेल ऑफ की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई गिरावट आती भी है, बाज़ार में अगर मौके मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि गिरावट में इन तीनों शेयर्स में पोज़ीशन बनानी चाहिए। हमको लग रहा है ये तीनों ही अच्छे क्वालिटी शेयर्स हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी भी बढ़िया है। तो ये प्रमोटर सेलिंग से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी पैनिक सेल ऑफ आएगी और इन्वेस्टर को इसमें कोई बड़ी दिक्कत होनी चाहिए। ओके, नॉर्मल कोर्स में थोड़ी सेलिंग हुई है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है और स्टॉक्स भी अच्छे हैं, स्पेशली अल्ट्राटेक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। सुमित जी, अतुल ऑटो, जरा इसकी भी चार्ट देखकर बताइए किस तरह का एक्शन रह सकता है। इसके नतीजे आए हैं, कल थोड़ी तेजी में भी था ये स्टॉक, बट नतीजे थोड़े कमजोर आए हैं। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? अतुल ऑटो के अंदर जो कि 200 डीएमए का लेवल है 194 195 का, ये लेवल टूटने के बाद अतुल ऑटो के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। वो लेवल अगर टूट जाते हैं तो बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। फिर 220 रुपए से लेकर 225 रुपए तक का मूव, यानी 10 से 15% का अपसाइड मूव अतुल ऑटो में देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक का इमीडिएट नीचे में जो सपोर्ट है 180 का है। अगर 180 का लेवल टूटता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी, और ये लेवल नहीं टूटता है तो लोअर लेवल्स पे फिर सपोर्ट मिलने के बाद जब बाउंस आए तब खरीदारी करें, और यहाँ फिर 195 का लेवल ऊपर में टूटता है तो फ्रेश खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस फिलहाल एक बार होल्ड रख के चल सकते हैं। ओके, नजर रखते हैं स्टॉक पर। आज नतीजों के दम पर एक्शन आएगा, कल नतीजों से पहले आपने शानदार तेजी भी देखी है।